नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जो हमें करंट अफेयर की रोज क्लास ले ही रहे हैं, आप सभी कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है ऐसी कि आप पढ़ रहे होंगे, पर आपको पता होगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कोई भी एग्जाम कब आ जाए कोई पता नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं पता है। तो जो मेहनत है, वो जो पहले आपने पढ़ाई कर ली है वो ही उस पेपर में लगने वाली है। तो आप पे डिसाइड करता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जॉब लगना भी आपके ऊपर ही निर्भर है। आपके पिता को अगर कोई गर्व होगा कि सफलता मिलेगी, तो वो जो है वो आपके ऊपर है। अगर आपको माँ बाप को अपना प्राउड कराना है, तो आपकी इच्छा है। आपको अगर कुछ अपने लाइफ में आगे जाके कुछ ऐसा कह पाना कि हाँ नहीं मैंने कुछ किया, तो ये सब आपके ऊपर है, आपको करना है। सुबह जल्दी उठें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, व्यायाम कर लें, जिससे मन अच्छा हो। उसके बाद बढ़िया नहा धो के मस्त पढ़ने बैठे। तो दिनचर्या बना लें, एक अपनी एक निश्चित दिनचर्या। दिनचर्या मेरे हिसाब से एक निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसको समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है कि यार दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम एक जो है सफलता, जो है एक जीवन में कोई सफलता हम पा सकते हैं। तो दिनचर्या जो है फिक्स रखें अपनी। जो जिस टाइम जो करना है वो फिक्स कर लें कि इतने टाइम हमको सोना है, तो इतने टाइम आप सो। खूब नींद लें, खूब भरपूर सोएं और भरपूर पढ़ें। तो लाइफ में दो तीन ही काम रखो, एक अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, खूब सारी नींद लेना, और खूब सारा पढ़ना। ये तीन चीज हैं जो आपको निहाल कर जाएंगी। चलिए, गर्मी भी भाई बहुत है भाई। गर्मी से भी बच कर रहे हैं, गर्मी इतनी है कि बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गर्मी बाहर ज्यादा न निकले दोपहर में, और आप सभी का ध्यान रखें। चलिए देखते हैं भाई, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है कोटा। बताइए इसका आंसर क्या है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो जरूर बताएं। और इसका जो आंसर है भाई वो दिल्ली, दिल्ली इसका आंसर है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स, अब इसको स्पेशल याद रखें क्योंकि हम टाइटल जो है हम इसका ही पढ़ रहे हैं। तो क्या है भाई, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। जो दिल्ली में भाई, दिल्ली भारत का शीर्ष शहर पर बना है। भारत में जो है शीर्ष, जो इस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत में, वो कौन से शहर ने किया है, दिल्ली शहर ने। दिल्ली ने दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में, दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में से 350वां स्थान हासिल किया है। 1000 बड़े शहरों में से जो है भाई, दुनिया की बात चल रही है, ठीक है, विश्व की बात चल रही है। 1000 सबसे बड़े शहरों में से जो भाई अपनी दिल्ली ने जो स्थान प्राप्त किया है, 350वां स्थान जो है हासिल किया है। ये सूचकांक जो है 163 देशों के शहरों में शामिल करता है। ये जो है, ये जो शहर है वो कितने देशों के शहर को मिक्स किया है भाई, 163 देश जो है, इस देशों के जो है बड़े बड़े शहरों को हमने इस सूचकांक में शामिल किया है। हमको याद करने वाली बात है कि 350वां स्थान जो है हमारे भारत को मिला है, और भारत में भी कौन से शहर को मिला है, दिल्ली शहर को। चलिए, ये 5 प्रमुख श्रेणियों में शहरों का मूल्यांकन करता है। ये जो 5 प्रमुख श्रेणियां हैं वो शहरों का मूल्यांकन करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये टाइटल है किसी की, जैसे हम देखते हैं, हम फिर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अर्थव्यवस्था, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन। देखिए कि अगर किसी शहर की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो उसका मूल्यांकन हम अर्थव्यवस्था से करेंगे। जी, टॉप पर रहने वाले जो शहर हैं उनकी अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, टॉप पे हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, एक ये टॉपिक हो सकता है। और दूसरा मानव पूंजी, ठीक है, उसके पास पूंजी कितनी है, मानव के पास प्रति व्यक्ति जो है वो आय कितनी है। और जीवन की गुणवत्ता, जीवन हम कितने अच्छे से जी रहे हैं, कितनी सरलता से जीवन जी रहे हैं, उस शहर का जो है मूल्यांकन इस हिसाब से भी हो सकता है। पर्यावरण और शासन, वहाँ का जो है इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर शासन कैसा होता है, ठीक है, स्वामित्व किसका है। तो ये गुणवत्ता जो है वो बेस्ट शहर होने का एक मूल्यांकन की एक छोटा सा गुण हम बोल सकते हैं। इन पर आधारित जो है इनको शीर्ष प्राप्त हुआ है, इन गुणों पर आधारित। चलिए तो हम देख लेते हैं कि जो टॉप
शहर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हम देख लेते कौन है भाई। सबसे पहले स्थान पर रहा है न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर रहा है लंदन और तीसरे स्थान पर रहा है सेंट जॉर्ज। ये तीन है, आप स्पेशल याद रखें, न्यूयॉर्क, लंदन और सेंट जॉर्ज। अब ये एक बार और रिपीट कर लीजिए कि ये कौन सा सूचकांक है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल इंडेक्स 2024। ये जो है इस सूची का जो है ये शीर्ष पर रहने वाले शहर है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पहला है मोचा, दूसरा है जैस्पर, तीसरा है रेमल, चौथा है बिस्परजॉय। बताइए, ये तो तूफान के बारे में तो आप सभी को पता होगा। चलिए अगर किसी को आंसर पता है तो जल्दी से बता दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है रेमल। रेमल इसका आंसर है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की बात चल रही है यहाँ, ठीक है, कौन से देश की, अपने जो भारत में पश्चिम बंगाल है और पास में ही कौन सा भाई देश है, बांग्लादेश, वहाँ की बात चल रही है। सॉरी, हाँ हाँ बांग्लादेश की, ठीक है, ये दूसरा देश है, आप इसको ये बांग्लादेश है, वो दूसरा देश आ गया, और जो पश्चिम बंगाल है वो हमारे भारत का ही एक राज्य है। चलिए, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल के तटों से टकराया है। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ ये तूफान जो है भाई जो है उसका नाम क्या है, रेमल। रेमल जो है बंगाल के तटों से टकराया, बंगाल तक पहुंच गया है। बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल की तटीय इलाकों में इससे लैंडफॉल, लैंडफॉल को हम क्या बोलेंगे भाई, तट से टकराना। लैंडफॉल को क्या बोलेंगे, तट से टकराना जो है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल तक ये पहुंचने वाला है और पहुंच गया है। कौन सा तूफान, रेमल, और वहां जो है वहां पर उसका आगमन हो चुका है। गृह मंत्रालय भाई, गृह मंत्रालय जो है एनडीआरएफ, क्या है भाई, एनडीआरएफ जो है सुरक्षा बल है, ठीक है। चलिए कि 14 टीमें तैनात की हैं। गृह मंत्रालय का ही काम है भाई ये सब चीजें देखना, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो भाई उन्होंने सुरक्षा टीम जो है एक तैनात कर दी है। वो भी 14 टीमें इसके लिए तैनात कर दी कि अगर ये तूफान बहुत ज़्यादा अगर अपनी स्थिति खराब करेगा या फिर ऐसी परिस्थिति ला देगा तो उस टाइम जो है ये जो है टीम उसको अपना एक व्यवस्थित करने का काम कर सके। और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है। 5 अतिरिक्त टीम ऐसी हैं जो अगर इमरजेंसी केस में अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो इनको जो है हम इनसे भी काम ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि भैया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है भाई, इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है ये जो है यही इस चीज़ को देखता है। तो इसकी स्थापना हम देख लेते हैं, ये अलग से है, ठीक है, ये जो है ये जो अलग से है, ठीक है, ये क्या है, ये इस तूफान से संबंधित या कोई भी ये जो जानकारी देता है, आप सभी को पता है कि ये तूफान आने वाला है या वो, तो ये जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875, ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और महानिर्देशक कौन है इसका, मृत्युंजय महापात्रा। क्या नाम है भाई, मृत्युंजय महापात्रा। ये एक ऐसी रिपोर्ट है भाई जिसके जरिए ये सब बताया जाता है कि ये जो तूफान है कहाँ से शुरू, कहाँ पे ख़त्म, कैसा कैसा इसका प्रभाव रहेगा। तो ये अलग से है ना, इसको स्पेशल आप याद रखें, ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है नेपाल। बताइए इसका आंसर, आंसर बताएं। अगर किसी को आंसर पता है तो तुरंत इसका आंसर इंकित करें। चलिए और इसका जो आंसर है भाई जल्दी से बता दीजिए कि भारत में जो है भाई ऐसा जो पेन है वो लॉन्च हुआ है। देख लेते हैं क्या है भाई, विश्व का पहला, कौन सा भाई, विश्व का पहला जो है 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है भारत में लॉन्च हुआ है। अब भाई क्या है बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ होती है जैसे सड़ गल गई, मान लो कोई भी चीज़ अपने इधर कोई सड़ गल गई तो वो जो है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको खा पी के जो है छोटे छोटे रूप में खंडित कर दिया जाता है और धीमे धीमे जो है वो पर्यावरण एब्जॉर्ब उसको कर लेता है, तो पर्यावरण में ही वो मिक्स हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो जो है ऐसे पेन का निर्माण किया है जो है वो पर्यावरण में ही आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है। चलिए तो ये भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। चलिए नई दिल्ली
के सौरभ एच मेहता, क्या नाम है भाई, नई दिल्ली के जो सौरभ एच मेहता है, कोई पर्सन है, उन्होंने विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल जो है पेन पेश किया है। इनका स्पेशल नाम याद रखें, क्या नाम है इनका, सौरभ एच मेहता, सौरभ एच मेहता पेन, सौरभ एच मेहता इक्वल टू पेन, ऐसे याद रखें। ये शॉर्ट ट्रिक होती है याद रखने की, हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी याद नहीं रख सकते। तो जैसे मैंने बोल दिया सौरभ, सौरभ के साथ पेन, अब आप कभी नाम याद आ गया, किसी का नाम सुना सौरभ, तो आपको साथ में पेन भी याद आना चाहिए, तो एक आपके दिमाग में बैठता है। तो इससे क्या होता है, आपको पूर्णतः कोई चीज याद नहीं होगी, तो अगर आपके सामने विकल्प आएंगे तो आप विकल्प पे सही टिक जरूर लगा के आएंगे। तो ऐसे जो है खुले दिमाग से बैठे और साथ में पढ़ते जाओ, तब बिल्कुल ऐसे बैठो कि आज ही सब याद हो जाए, ठीक है, तो आपको हर चीज याद रहती है। चलिए, तो इसका हमने नाम क्या रखा है इस पेन का, नोट पेन, क्या नाम रखा है, नोट पेन। चलिए, पेन में एक पुनर्नवीनीकरण कागज रिफिल और गैर विषैली जो स्याही है उसकी सुविधा है। देखिए, जो कागज जो है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, गला के उसको दोबारा कुछ भी हम उसका कुछ नया बना सकते हैं, तो उसमें एक ऐसा जो है कागज यूज किया गया है। और क्या है भाई, गैर विषैली स्याही, मतलब जो स्याही होती है वो विषैली नहीं है, कहीं कई हद तक जो है वो अच्छे पर्यावरण को नुकसान देने वाली नहीं है, और जो अदर पेनों में जो स्याही डलती है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करती है और विषैली है। तो इसमें जो है जितनी भी चीज़ें उपयोग की गई हैं वो ऐसी की गई हैं जो पर्यावरण को कहीं ना कहीं कोई भी नुकसान नहीं करेगी। चलिए, यह धातु और कागज या बांस के बाहरी विकल्पों में आता है। ये बांस से बनाया गया या धातु से या कागज से बनाया गया एक पेन है, जो संयुक्त रूप से हम जिसको क्या बोलते हैं, नोट पेन। और ये इसकी जो है, इसके ऑनर कौन है, किसने बनाया है, सौरभ एच मेहता। चलिए, इस नवाचार का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना है। प्लास्टिक आपने देखा होगा, पेन प्लास्टिक से ही बनता है, तो वो जो है वो कचरा हम कर सकें, और ये बहुत अच्छी पहल है ना। ये अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है कि ये बहुत अच्छी पहल की तरफ जो है भारत इस कदम पे चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि प्रति वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल पेन जो है फेंक दिए जाते हैं। 50 अरब से जो है ज़्यादा संख्या में पेन जो है फेंक दिए, ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, तीसरा ही था ना ये, एक मिनट दूसरे, हाँ तीसरा ही, चलिए। अब क्या है भाई, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा प्लेट्स मूव इंडिया अभियान जो है शुरू किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या है भाई। लेट्स मूव इंडिया क्या है, थीम क्या है, लेट्स मूव इंडिया जो है वो अभियान शुरू किया है, वो किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, क्या है ऑप्शन, फीफा, पहला ऑप्शन है फीफा, दूसरा है FIH, तीसरा है ICC, चौथा है IOC। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है भाई IOC। IOC भाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक जो है उसके द्वारा, परिसंघ जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है अभियान। उस अभियान का नाम है क्या, लेट्स मूव इंडिया। क्या नाम है, इसको स्पेशल याद रखें, लेट्स मूव इंडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से, किसके सहयोग से, IOC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिसंघ। उसने जो है किसकी सहायता से, अभिनव बिंद्रा और जो है रिलायंस फाउंडेशन की सहायता से यह अभियान शुरू किया है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपियानों को जश्न मनाना और सभी को शारीरिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। और जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें जो है जितने भी प्रतियोगी जो भाग लेंगे उनका जो है उत्साहवर्धन करना, उसको एक प्रेरणा के स्तर पर रहना कि यार हमको इसमें विजयी होना है या इसमें अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उसकी कुछ एक पहले से मानसिक रूप से उसकी तैयारी और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए हम पेरिस में जो है, पेरिस ओलंपिक है उसके लिए हम तैयार हो सके, इस अभियान को लेके चलने वाला भाई कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। चलिए, ये जो विश्व में ओलंपिक जो स्थापित होते हैं या जो कराए जाते हैं उसको जो देखता है वो कौन देखता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। चलिए, अब भैया नोट क्या है भाई,
ओलंपिक दिवस जो है 23 जून 2023, क्या भाई ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, इसको स्पेशल अलग से लिखें, 23 जून 2023। देखिए 23 23, मतलब इसको याद मत रखो, पर 23 में ऐसे कहीं आपको दिमाग में बैठ जाए, ये सन तो देखो हमेशा, जून तो हमेशा आएगा ही, 23 जून हमेशा आएगी, पर एक बार कहीं आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए 23 23, तो ऐसे आप लगा लेना। 23 जून को शुरू किए गए आईओसी के प्लेट्स मूव अभियान ने, उसी के दिन हमने ये जो अभियान शुरू किया था, कौन से दिन, ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है उसी के दिन हमने ये अभियान की घोषणा की थी। अभियान में 1000 से अधिक एथलीटों और दुनिया भर के 1.5 मिलियन जो है से अधिक लोगों ने शारीरिक गतिविधि में भाग लिया था। ठीक है, उसी दिन जो है इसकी घोषणा की, और उसी दिन जो है बहुत सारे लोगों ने शारीरिक मजबूती के लिए इसमें भाग लिया था, या मानसिक रूप से तैयार होने के लिए इसमें भाग लिया था। चलिए अब क्या पूछा गया है भाई, देखिए इसमें पूछा गया है कि साझा स्मृति, क्या है भाई, साझा स्मृति के लिए जल थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, ब्राजील, इटली, इंडोनेशिया, फ्रांस। बताइए क्या पूछा गया है कि साझा समृद्धि के लिए जल, क्या थीम है, आप एक बार और नोट करिए इस थीम को, साझा स्मृति के लिए जल, ये थीम है। ये जो है भाई 10वां विश्व जल फोरम है, वो कहाँ आयोजित किया गया था, और इसका जो आंसर है वो है इंडोनेशिया। कहाँ किया गया था भाई, इंडोनेशिया में ऐसा किया गया था। पढ़ते हैं, इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया में भी कहाँ, बाली में जो है 10वें विश्व जल फोरम का शुभारंभ हुआ था। चलिए इसका थीम क्या है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, साझा समृद्धि के लिए जल। इसकी थीम क्या है भाई, साझा समृद्धि के लिए जल। इसका मतलब ये है कि जल की इतनी उपलब्धि हो सके कि हम एक दूसरे को भी साझा कर सकें। इसका कहने का मतलब है जल को बचाएं और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें, जिससे जल की कमी आगे भविष्य में ना हो पाए। चलिए मंच ने 4 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है, देख लेते हैं 4 कौन कौन से हैं भाई। जल संरक्षण, जल को बचाना भाई, और स्वच्छ जल, अच्छा पानी मिल सके, स्वच्छ मिल सके, शुद्ध मिल सके, और स्वच्छता, खाद्य स्वच्छता, उसमें स्वच्छता हो, शुद्धता हो, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, खाने और ऊर्जा से संबंधित कोई चीज है तो उसको भी सुरक्षित करना या उसको बचाना, ऊर्जा को संरक्षित करके रखना, और प्राकृतिक आपदाएं जो है भाई उसका शमन करना। प्राकृतिक आपदाएं जो है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या वो आ जाए तो हम उसका कैसे निवारण कर सकते हैं, ये कुछ मुद्दे थे ये प्लेटफॉर्म के। ठीक है, जल जो फोरम हुआ है 10वां, उसमें ऐसे कुछ मुद्दे उठाए गए थे, इन पर बातचीत हुई थी। चलिए विश्व जल परिषद के अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है, नोएक फाउनचॉन। क्या नाम है, लोएक फाउनचॉन जो है विश्व जल परिषद के अध्यक्ष हैं। इसको स्पेशल याद रखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्या है भाई, लोएक फाउनचॉन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एनएसजी और यूएसएसओएफ द्वारा कहां पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तस्कर आयोजित किया गया। अब ये जो अभ्यास है तस्कर, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास हो गया है, हमने पढ़ा भी है। हमने 5-6 दिन पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि तस्कर सैन्य अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है, और वो भी किस लिए हुआ है कि जो आतंकवादी जो रासायनिक रूप से कोई चीज ले जाते हैं उसको कम करना, आतंकवादी जो विरोधी कुछ मामले हैं उसको कम करने के लिए ये तस्कर सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका और भारत के बीच में होता है। चलिए इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, कोलकाता, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और विशाखापट्टनम जो है, इसका जो है आंसर बताइए अगर किसी को इसका आंसर पता है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हमारी भारत की है, एनएसजी। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये हमने पढ़ा था उस टाइम भी, इसलिए मैं आपको इसी पहले ही बता दे रही हूँ। आप सब इस क्वेश्चन का जो है रिवीजन चल रहा है। इसका जो आंसर है आप सभी जल्दी से दें, और इसका जो आंसर है कोलकाता, कोलकाता इसका आंसर है। चलिए देखते हैं, भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस, भारत और अमेरिका की जो स्पेशल फोर्स है, सुरक्षा गार्ड है, उन्होंने तस्कर नामक अभ्यास किया। चलिए, और ये कहाँ पर हुआ, वही कोलकाता में ये अभ्यास जो है कंप्लीट किया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो हमने देख लिया हमारी भारत की थी, अमेरिका की तरफ से अलग थी, और हमारी भारत की तरफ से कौन थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और अमेरिका विशेष अभियान बल, एसओएफ जो है वो अमेरिका की तरफ से सुरक्षा बल था।
वार्षिक अभ्यास तस्कर, ये वार्षिक हर वर्ष होने वाला अभ्यास है तस्कर। तस्कर भारत और अमेरिका के बीच संपन्न होता है के हिस्से के रूप में कोलकाता में संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। ये संयुक्त रूप से कोलकाता में जो है भाई एक बैठक या एक कोई है समारोह स्थापित कर रहे हैं, जिस पर जो है भाई इस चीज पे बातचीत की जाएगी कि आतंकवाद कैसे कम हो सके। चलिए, तस्कर का पिछला संस्करण जनवरी 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। अभी तो ये 24 की बात चल रही है, अब जो 23 में जो है भाई चेन्नई में आयोजित हुआ था। पहले पहले भी हमारे भारत में ही हुआ था। चलिए, सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, किस चैनल ने मई 2024 में एआई एंकर कृष और एआई भूमि को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन जो हैं आपके सामने, डीडी किसान, दूसरा ऑप्शन है आयुष टीवी, तीसरा ऑप्शन है डीडी नेशनल, चौथा ऑप्शन है हरिता टीवी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो डीडी किसान एक चैनल है, उसने जो है भाई 2 प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किए हैं, वो हमने क्वेश्चन में भी पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीडी किसान ये एक चैनल है, ठीक है, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो अलग अलग चैनल आता है, कलर्स, ठीक है, तो ऐसे ही जो है डीडी किसान जो है एक नया चैनल है। ने 50 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में भाई? 50 भाषाओं में जो है 24/7 जो है समाचार प्रस्तुत करने के लिए 2 एआई एंकर जो है वो लॉन्च किए हैं। मतलब बहुत सारी 50 भाषाओं में, ये कम वाली बात नहीं है, ये 50 भाषाएं, 50 भाषाएं बहुत होती हैं, तो 50 भाषाओं में बहुत सारी समाचारों को प्रस्तुत करने का एक ये माध्यम है। कौन सा? डीडी किसान। उसी के माध्यम से जो है भाई एआई एंकर लॉन्च किया है। एआई एंकर का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके एक आर्टिफिशियल एंकर बनाया गया है। चलिए, डीडी किसान 2 एंकर, डीडी किसान एआई एंकर जो है भाई उसका नाम वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। एआई कृष और एआई भूमि किया है, ये 2 हैं भाई। कौन से? एआई कृष और एआई भूमि, आर्टिफिशियल कृष और आर्टिफिशियल भूमि, ये 2 एंकर जो है स्थापित किए हैं। दूरदर्शन चैनल जो है डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाई है। इसको ज़्यादा स्पेशल याद रखें। डीडी किसान जो भाई दूरदर्शन चैनल है, डीडी किसान, और जो है 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ, मतलब ये 9 वर्ष इसको हो चुके हैं और उन्होंने 26 मई को, तो इसकी जन्म कब हुआ था भाई इस चैनल का? 26 मई को जो है इसकी स्थापना हुई थी, डीडी चैनल, डीडी किसान की। चलिए, ये देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम करेगा। अब हमने देखी, आप इसे दिख रहा होगा एआई कृषि, एआई कृषि, हम खेती को क्या बोलते हैं? फसल से संबंधित या कृषि से संबंधित, उसको क्या बोलते हैं? कृषि, कृषि करना, तो उससे ही संबंधित एक वो रखा है एंकर, एआई कृषि और एआई भूमि। तो किसानों को जो है जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताने का एक चैनल माध्यम बन गया है डीडी किसान। इससे जो है फसल उत्पादित करने में या किसानों को जो है कुछ जानकारी देने में, कौन सा खाद अच्छा है कौन सा नहीं है, तो इससे संबंधित जो जानकारी मिलेगी डीडी किसान चैनल पर किसानों को मिल सकती है। चलिए, नोट देख लेते हैं। इंडिया टुडे ने भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर सना लॉन्च की है। ये जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? इंडिया टुडे जो है उसने भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर, जो एंकर होती है ना, श्वेता हैं, आपने सुना होगा, अंजना ओम कश्यप जी हैं, तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी करके एक उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक एंकर का निर्माण किया है जो समाचार पढ़ती हैं या समाचार बताती हैं, तो उसका नाम क्या है भाई? सना। इसको स्पेशल याद रखें। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है भाई? क्या है? हाल ही में यूरोपा लीग 2024, क्या पूछा गया है? यूरोपा लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, अटलांटा, और दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को आंसर पता है तो बताएं। और इसका जो आंसर है अटलांटा, अटलांटा किसका आंसर है? यूरोपा लीग 2024 जो है अटलांटा ने जीता है। आगे पढ़ते हैं। अटलांटा ने यूईएफए यूपा जो है यूरोपा जो कप जो है लीग जो है 2024 का खिताब इसने जीता है। आगे पढ़ते हैं। आयोजन भाई कौन कर रहा है इसका? डबलिन आयरलैंड, आयरलैंड जो है इसका आयोजक है। आयोजन कौन कर रहा है? आयरलैंड। अब क्या उपविजेता
उपविजेता, विजेता जो है, विजेता तो हमने पढ़ लिया है अटलांटा। अब उपविजेता यानी मतलब उसके साथ में जो लड़ा होगा, अटलांटा अटलांटा जो है उसके साथ लड़ा होगा, वो कौन लड़ा है देख लेते हैं। बायर लीवरकुसेन, क्या है भाई, बायर लीवरकुसेन जो है वो 3-0 से हारी है। मतलब इन दोनों के बीच में ये प्रतियोगिता हुई थी, अटलांटा और बायर लीवरकुसेन, और विजय कौन हुआ भाई, अटलांटा। चलिए, अटलांटा ने अपनी पहली बड़ी यूरोपीय ट्रॉफी अर्जित की है। ये पहली यूरोपीय एक ट्रॉफी जो है अटलांटा के झोली में गई है। प्रतियोगिता में सबसे सफल क्लब सेविला है। कौन सा क्लब है भाई, प्रतियोगिता में जो क्लब सबसे ऊपर रहता है उसका नाम क्या है, सेविला, जिसमें 7 खिताब जीते हैं। सेविला जो एक क्लब है उसने 7 खिताब जो है अपने नाम पहले से कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका रिवीजन है। बताइए किस किस को याद है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ जो ऑप्शन है वो मैं पढ़ती हूँ। पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत, चौथा है चाइना। बताइए ये सबसे ऊंचा जो पुल, सबसे ऊंचाई पर जो पुल स्थापित किया है वो कहाँ पर किया है, आप सब बताएं कौन से देश ने किया है। चलिए, ये किया है भूटान ने। देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल भूटान ने खोला है, बहुत ऊंचाई पर खोला है, ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे ऊंचा पुल हम इसको बोल सकते हैं। इसके उद्घाटन की घोषणा हाल ही में वर्ल्ड इक्वेरिटिस ने की थी। किसने की थी, वर्ल्ड इक्वेरिटिस जो है उसके द्वारा इसके उद्घाटन की घोषणा की गई थी। कौन से पुल की, ये सबसे ऊंचाई पर पुल स्थापित, स्विमिंग पूल स्थापित किया गया है भूटान में। चलिए, यह पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल है जहाँ पर जो है, प्रतिस्पर्धी का मतलब है जहाँ पर प्रतियोगिताएं संपन्न की जाएंगी, और कोई भी संबंधित स्विमिंग पूल से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं वहां पर प्रतियोगिताएं संपन्न की जाएंगी। जो भूटान में समुद्र तल से 8,200 फीट, यानी इसको हम मीटर में कितने बोल सकते हैं, 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखें क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर पहला ऐसा पुल है। तो भूटान जो है अपने नाम पर ये ख्याति ले चुका है। यह क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम, क्या है भाई, जलीय खेलों में जितने भी खेल होंगे इस स्विमिंग पूल में आयोजित होंगे। तो इसके लिए हमने क्या रख दिया है भाई, इसका थीम जितने भी प्रोग्राम्स होंगे इसी में होंगे। तो पूल फॉर ऑल प्रोग्राम्स का हिस्सा जो है वो ये पूल बनेगा। पूल फॉर ऑल प्रोग्राम पहल 2019 से शुरू की गई है। ये जो पहल शुरू की गई है कि कोई भी प्रतियोगिता हम उसमें करा सकते हैं, तो वो कब से हुई है भाई, 2019 से इसको प्रारंभ किया गया है। अब जो भूटान की भाई इसकी राजधानी देख लेते हैं, थिम्पू, हमने पहले भी पढ़ ली है, इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू। राजा कौन है भाई, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये जो है इसके राजा हैं। और मुद्रा का नाम क्या है, भूटानी नंगुलियंट्रम, और भारतीय रुपया जो है इसकी मुद्रा है। और आधिकारिक भाषा क्या है इसकी, जोंखला, जोखला जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। इस भाषा में जो है इसमें व्यवहार होता है। अब जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भाई, ये इसके पीछे ऑप्शन दिए हैं कि नहीं, 10वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलाम शाह ट्रॉफी किसने जीती है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने है वो है, पहला है भारत, चीन, जापान, नेपाल। क्या पूछा गया है, हाल ही में 30वीं, ये कौन सी भाई, 30वीं है, 30वीं कौन सी वो है ट्रॉफी, सुल्तान अजलाम शाह ट्रॉफी। इसको याद रखें, सुल्तान अजलाम शाह ट्रॉफी जो है ये 30वीं ट्रॉफी है, वो कौन से देश ने जीती है, और ये जो आंसर है इसका वो है जापान। जापान देश ने जो है ऐसा किया है। चलिए देख लेते हैं, जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। पाकिस्तान जो है, जापान ने पाकिस्तान को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल जो है 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलाम शाह स्टेडियम में खेला गया था। ये जो है भाई मलेशिया में कौन सा शहर है भाई, इपोह, इपोह शहर, मलेशिया के इपोह शहर में कौन से स्टेडियम में स्थित अजलाम शाह स्टेडियम में इसको खेला
गया था। और इसी से संबंधित जो है आपको ये पुरस्कार भी याद हो जाएगा। ये पुरस्कार जो है अजलान से ही संबंधित है, तो बीच में उस ट्रॉफी में अजलान आ रहा है, तो आप इसको इससे संबंधित करके याद कर लें। 2024 के आयोजन में 6 टीमें, 2024 में जो आयोजन हुआ था उसमें 6 टीमें खेली थी। जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ये मेजबान टीम थी। भाई ये मलेशिया ने इसमें भाग लिया था, ये मेजबान टीम थी और मलेशिया ने भी इसमें भाग लिया था। जापान ने ट्रॉफी जीती, ये हमने पढ़ लिया है। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान को ही हराया था, ये दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर मलेशिया, ये याद रखें। इसके बाद जो है न्यूजीलैंड और फिर दक्षिण कोरिया, अंतिम स्थान पर कनाडा रहा। पहले स्थान पर जापान, दूसरे में पाकिस्तान, फिर जो रहा तीसरे स्थान पर मलेशिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, और फिर जो लास्ट में रहा वो कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? कनाडा ने। सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त किया वो किया कनाडा ने। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि भारत ने ये ट्रॉफी कब कब जीती, तो इसको जो है स्पेशल नोट करके इसको अलग से लिखें, क्योंकि भारत से संबंधित क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में बन पाते हैं। तो भाई भारत ने जो की 1985, सबसे पहले जो की ये ट्रॉफी प्राप्त की 1985 में, फिर दूसरी भारत ने ये ट्रॉफी प्राप्त की 1991 में, फिर तीसरी प्राप्त की 1995 में, फिर 2009 में, 2010 में। मतलब इसका कहने का मतलब ये ट्रॉफी जो है भाई हमको 5 बार प्राप्त हो चुकी है। और इस ट्रॉफी का नाम क्या है? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। इसको स्पेशल याद रखें, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 5 बार जो है भारत को ये ट्रॉफी प्राप्त हो चुकी है। 85, 91, 95, 2009, 2010। चलिए, अब ये लास्ट था क्वेश्चन। कुछ जो पॉइंट हैं वो हम जब रोज पढ़ते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? दुनिया के पहले ह्यूमनाइज रोबोट का सीईओ किसे नियुक्त किया है? मतलब जो इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट है उसका सीईओ कौन बना है? उसका नाम क्या है भाई? मिका। क्या नाम है भाई? मिका। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीजा का लॉन्च किया है? हमारे भारत की बात चल रही है, तो इसमें जो है आंसर उड़ीसा। इसको स्पेशल याद रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पद्धति को अपनाकर एक लीजा रोबोट बनाया है या एंकर बनाया है, वो किस राज्य ने बनाया है? उड़ीसा राज्य ने। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने एक एआई मॉडल पेश किया है। अब ये गूगल की बात चल रही है और वो नॉर्मल एंकर की बात चल रही थी। तो गूगल मूल कंपनी जो है अल्फाबेट ने एआई एक मॉडल पेश किया है, उसका नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है और ये जो है बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है? जेमिनी। क्या नाम है भाई? जेमिनी। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन? किसने मेड फॉर इंडिया, देख लेते हैं क्या है? कृत्रिम एआई। क्या नाम है इसका? देखिए एक बार आप अच्छे से। कृत्रिम एआई जो है उसका अनावरण किया है, और वो किसने किया है भाई? भाविश अग्रवाल। किसने किया है? भाविश अग्रवाल। कैसे याद रखेंगे? कृत्रिम और भाविश अग्रवाल, इन दोनों को कनेक्ट करें। कृत्रिम एआई और भाविश अग्रवाल जो है एक दूसरे से कनेक्ट करें। चलिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम से जैसे क्रोध आता है, तो कृत्रिम भी हम ऐसे ही लिखते हैं, तो उसमें भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध में भाव कितनी जोर से उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे इसको आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो आप रट ही लें। और आप देख रहे होंगे इस पेज में जो है एआई से सारे संबंध, पूरे क्वेश्चन जो है एआई से संबंधित है, इसको आप रट लीजिए। अभी जो पढ़ रहे हैं तो आप तब तुरंत रट लें। अगला क्वेश्चन है, पहले एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है? ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है, और उसकी भाषा का नाम क्या है? लिप्स। क्या है भाई? लिप्स। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया है? वो कौन सी भाई, कौन सी भाषा है? वो भाषा है सारा। क्या नाम है भाई? सारा। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस नाम से ये नाम है भाई? इसका नाम क्या है? सारा। जो एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रोग्रामर जो है उसका नाम है भाई सारा। अगला है, भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? एआई शहर, भारत की बात चल रही है, इसको भी स्पेशल याद रखना है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित एक शहर बनाया जा रहा है, वो भाई लखनऊ। लखनऊ कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में। चलिए, किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्कूल का शुभारंभ किया है? वो, ये स्कूल की बात चल रही है, तो वो किया है केरल ने। अब दूसरा है, ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, सीईओ हम जिसको कह सकते हैं, वो कौन है? उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। क्या नाम है? सैल अल्टमैन। ये जो क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन एआई से संबंधित हैं, और ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनको जो है आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चेंज करके किसी में एंकर पूछा गया है, किसी में भाषा पूछी गई है, और वो भी एआई से संबंधित, किसी में सीईओ पूछे गए हैं। तो आप इनको अलग से याद करें और ये जो है आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लें। चलिए, अगर किसी को अगर कोई भी कोर्स आपको खरीदना है आरपीएफ से संबंधित, या किसी को साइंस कंप्लीट करनी है, किसी को हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, किसी को फाउंडेशन बैच चाहिए, तो आप जो है हमारे जीनियस कोचिंग का जो एक ऐप है उसको आप डाउनलोड करें, और उससे आपको मन चाहा आपको जो भी कोर्स आपको अप्लाई करना है आप उसमें ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, कल मिलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे।